महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और अब एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद बिहार में भी कुछ वैसा ही होने की सुगबुगाहट होने लगी है और इस सुगबुगाहट को हवा मिली लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट दायर होने के बाद, क्योंकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया है। इसलिए बीजेपी मांग कर रही है कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो पहले से अंदेशा था। क्लोजर रिपोर्ट के बाद अगस्त 2022 में इसे क्यों खोला गया? क्योंकि इस व्यक्ति से, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे हो। आपकी पूरी भाजपा पंगु बन के खड़ी हुई है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सब विपक्ष के गठबंधन को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। साल 2004 से साल 2009 के बीच हुए नौकरी के बदले जमीन मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सीबीआई की चार्जशीट के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार 2017 की तरह आरजेडी से गठबंधन तोड़ लेंगे? क्योंकि साल 2017 में जब सीबीआई ने रेलवे होटल टेंडर मामले में तेजस्वी लालू और राबड़ी देवी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था। इसके बाद नीतीश ने महागठबंधन की सरकार से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी 2017 में। तो उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री जी गठबंधन से अलग हुए थे और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है करप्शन को लेकर। साल 2017 की तरह मुख्यमंत्री नीतीश फिर से तेजस्वी यादव को बर्खास्त करेंगे या फिर इस बार वो चुप्पी साधे रखेंगे? नरेंद्र मोदी जो देश को लूट लिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का इस्तीफा देंगे? राजनीतिक विश्लेषक आशंका जता रहे हैं कि नीतीश पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का चार्जशीट दायर करना बीजेपी की सुनियोजित चाल हो सकती है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे? पिछले 4-5 दिनों से नीतीश कुमार जेडीयू के हर विधायक और सांसद से 1 to 1 मिल रहे हैं और इस कड़ी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की। हरिवंश की बीजेपी से नजदीकियों को लेकर वे जेडीयू के निशाने पर थे, लेकिन नीतीश से मुलाकात के बाद उन्हें बीजेपी जेडीयू के बीच की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये मिलने का क्या मायने है? ये तो वही दोनों बताएंगे ना, ये तो हरिवंश जी से पूछ लीजिए। बिहार में सियासी बदलाव की अटकलें तभी शुरू हो गई थी जब कुछ दिनों पहले दिल्ली से जाने से पहले नीतीश कुमार ने राजभवन में अचानक बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि जेडीयू ऐसे कयासों को खारिज कर रही है। बीजेपी के नेता को इस तरह के सपने देखने की आदत होती है। महागठबंधन में कहीं से कोई मतभेद ही नहीं है, तो टूट होने का कहाँ सवाल है? वहीं आरजेडी का कहना है कि बिहार में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का सियासी इतिहास बताता है कि वो पलटी मारने में झिझकते नहीं हैं। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद उनकी चुप्पी सस्पेंस बढ़ा रही है। बीजेपी भी नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिख रही और उन्हें लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नीतीश जी का व्यक्तित्व इतना विश्वसनीय हो गया है, कयास लगना लाजमी है और जदयू के अंदर जो असंतोष की आग सुलगी हुई है। सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहें तो क्या ये अब मुमकिन होगा? क्योंकि फरवरी में अमित शाह बिहार जाकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। बिहार में आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए भले ही बंद हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू विधायकों के लिए तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने दावा किया है कि जेडीयू के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति है, क्योंकि जेडीयू के विधायक और सांसद तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार नहीं करेंगे। वो किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस बात का भी अंदेशा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। आरजेडी को भरोसा है कि जेडीयू पर दबाव बनाने की बीजेपी की कोशिश इस बार कामयाब नहीं होगी। 2017 में समय रुका हुआ नहीं ना है, ये 2023 है, 5 साल आगे बढ़ चुका है मामला, तो आप वहीं जो है खड़ा नहीं है समय।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो बिहार में अकेले सरकार बनाएगी। हम कोई जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम बिहार के अंदर 2025 में अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट और लालू परिवार पर चार्जशीट ने बिहार की सियासत में हलचल तो पैदा कर ही दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। बीजेपी ने 4 राज्यों के अपने मुखिया को बदल दिया है। सुनील जाखड़ को बीजेपी ने पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सुनील जाखड़ कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष दिवंगत बलराम सिंह जाखड़ के बेटे हैं। सुनील जाखड़ पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। सुनील जाखड़ 2017 से 2021 तक कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। साल 2000 में जब झारखंड नया राज्य बना था तब बाबूलाल मरांडी उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। तेलंगाना में बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जी किशन रेड्डी फिलहाल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। वहीं डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश बीजेपी की नई अध्यक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। पुरंदेश्वरी मनमोहन सिंह की सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। शरद पवार के भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल ने आखिर क्यों बगावत कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, इसका खुलासा खुद प्रफुल्ल पटेल ने जी न्यूज से खास बातचीत में किया। और उनके मुताबिक जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी तभी एनसीपी के सभी विधायक सरकार में शामिल होना चाहते थे और ये बात शरद पवार को भी बताई गई थी। महाविकास आघाड़ी की जब गिरी एकनाथ शिंदे जी के जाने की वजह से, तो उस टाइम पे भी हमारे पार्टी के सभी विधायकों की 51 विधायकों ने रिक्वेस्ट की थी पवार साहब को कि भी हम लोगों ने सरकार के साथ जाने की कोशिश करना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी माना कि अजीत पवार को एनसीपी का नेतृत्व नहीं देना पार्टी में टूट की बड़ी वजह रही। हमारे चुनाव ही नहीं हुए थे, संगठनात्मक चुनाव ही बहुत टाइम से हुए नहीं थे। जो भी लोग थे वो एडहॉक हमारे कंटिन्यू कर रहे थे और इस वजह से हम लोगों को भी मतलब यहाँ पर अगर अजीत पवार जैसे व्यक्ति का अगर स्टेट को नेतृत्व मिलता तो बहुत उसका पार्टी के लिए एक अच्छी ऊर्जा हमको मिलती। प्रफुल्ल पटेल ने इस बात से इनकार किया कि बीजेपी के साथ जाने की वजह केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव था। एनसीपी में टूट के बाद दोनों गुट कल महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन अहम होने वाला है। एनसीपी में फूट के बीच अजीत पवार और शरद पवार दोनों खेमों ने कल बैठक बुलाई है। अजीत पवार ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। एनसीपी में फूट के बीच कांग्रेस नेता शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे नाना पटोले, बाला साहब थोराट, यशोमती ठाकुर, नसीम खान ने शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नाना पटोले ने कहा, जनता के बीच जाकर बीजेपी की बुरी नीतियों की पोल खोलेंगे। मातोश्री पर शिवसेना के उद्धव गुट की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य का दौरा करने का फैसला लिया है। 2024 के चुनाव से पहले अलग अलग जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदरूनी कलह का मामला अब कोर्ट कचहरी में सुलझेगा। शरद पवार गुट अब बागियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। यही वजह है कि एक दिन पहले रात को शरद पवार ने अपने कानूनी सलाहकार प्रांजल अग्रवाल से मुलाकात की। मुंबई में हुई इस मुलाकात के दौरान एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी थी। बताया गया कि इस मुलाकात में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बागियों के मुद्दे पर विकल्पों पर बातचीत की। शरद पवार खास तौर पर पार्टी में विभाजन के मुद्दे पर कानूनी सलाहकार की राय जानना चाह रहे थे। पवार के कानूनी सलाहकार प्रांजल अग्रवाल ने उन्हें इस मुद्दे से जुड़े कानूनी पहलुओं को बताया, जिसके बाद शरद पवार ने उनसे इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की तैयारी करने को कहा। और इस हलचल के बीच शरद पवार का खेमा अजीत पवार गुट को चुनौती देता भी दिखा। शरद पवार गुट बार बार अजीत पवार खेमे को उनके समर्थक विधायकों की लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए उकसाता रहा। दरअसल शरद गुट ऐसी चुनौती के जरिए ये बताना चाहता है कि अजीत पवार गुट जिन 35 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है वो फर्जी है। बार बार ये कहते हैं हमारे पास 35 आमदार है, विधायक हमारे साथ है। अगर वो 35 का आंकड़ा दे रहे तो शायद उनके पास उनका नाम भी होगा ना, क्यों नामों के बिना तो आंकड़े तो नहीं आ सकते। महाराष्ट्र की सियासत में छिड़े इस घमासान के बीच सदन में विरोधी दल के नए नेता के नाम पर चर्चा भी शुरू हो गई, जो अजीत पवार की जगह लेंगे। कल पवार साहब ने भी इस बात को क्लियर कर दिया, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका एलओपी होगा। यानी इस घमासान के बीच अब सदन में विपक्ष के नेता के नाम पर विपक्ष में ज्यादा खींचतान नहीं होगी। जी न्यूज़।